नमस्कार बच्चों। बेटा पिछली क्लास में हमने पढ़ा था कि जो निर्देश तंत्र होता है उसके लिए हमने रूपांतरण समीकरण ज्ञात किए थे। पहले तो सबसे पहले हमने स्थिर जो निर्देश तंत्र था, लेकिन वो कैसा हो गया था, स्थानांतरित हो गया था एक स्थान से दूसरे स्थान पर। उसके लिए हमने किसका मान निकाला था, रूपांतरण समीकरण का। उसके पश्चात हमने एक समान वेग से गतिशील निर्देश तंत्र के लिए किसका मान निकाला था, रूपांतरण समीकरण का मान निकाला था। उसके बाद जो अपना इंपॉर्टेंट टॉपिक था वो कौन सा था कि किसी निश्चित कोण पर झुके हुए निर्देश तंत्र के लिए किसका मान निकाला था, रूपांतरण समीकरण का मान निकाला था। बेटा तो देखो उसमें था क्या कि अपने पास दो निर्देश तंत्र थे। ये एक पहला निर्देश तंत्र था S, जिसके अक्ष थे x, y और z। ये हो गया इसका मूल बिंदु, यही था अपने पास। ये एक बिंदु था P, जिसकी स्थिति इसके सापेक्ष कितनी थी, ये थी। मतलब ये x तो ये भी x, ये y तो ये भी कितना था, y। एक अन्य निर्देश तंत्र था जो इसके सापेक्ष झुका हुआ था, और वो झुका हुआ था कितने कोण पर, थीटा। और जो इनका z अक्ष था दोनों का, s डैश का और इसका, ये कैसा था, संपाती था। और इसके मूल बिंदु भी कैसे थे, संपाती। ठीक है बेटा। अब इसके सापेक्ष जो इसकी स्थिति थी वो अपनी ये थी। मतलब ये मान x डैश तो ये भी कितना होगा, x डैश, ये y डैश था तो ये भी कितना था। हमने क्या किया था, इसके पश्चात माना ये अपना बिंदु A था और ये बिंदु कितना था, B। ये जो बिंदु था ये कितना था, C। इसके पश्चात हमने A से इस पर लंब डाला लंब डालने पर ये कोण भी कितना आया था, थीटा आया था। माना ये U बिंदु था और ये कितना बिंदु था, V बिंदु। इसको सोल्व करने पर हमें दो स्थितियां प्राप्त हुई थी। एक तो S डैश के लिए किसका था, इसका जो मान था x y, x डैश y डैश, ये थे। तो x डैश का जो मान हमें प्राप्त हुआ था वो क्या था, x cos थीटा प्लस में y sin थीटा। एक मान तो हमें पिछली क्लास में ये प्राप्त हुआ था। और जो दूसरा मान हमें प्राप्त हुआ था वो क्या था, y डैश बराबर y cos थीटा माइनस में x sin। ये दो मान हमें पिछली क्लास में प्राप्त हुए। अब इसके आगे करते हैं, हम बात करते हैं पहले की। माना इसको दे दो समीकरण नंबर 1 और इसको दे दो समीकरण नंबर 2। तब हम बात करेंगे समीकरण नंबर 1 की। तो समीकरण 1 से क्या हो जाएगा, अपने पास क्या है, x डैश बराबर x cos थीटा प्लस में y sin। मतलब x cos थीटा ये वाला आ गया समीकरण। अब देखो अगर हम इसको लिखना चाहें तो क्या लिख सकते हैं, x cos थीटा प्लस में y cos 90 माइनस थीटा। बड़ा cos 90 माइनस थीटा किसके बराबर होता है, sin थीटा के बराबर। तो वो का वो मान है। इसको आगे सोल्व करते हैं। देखो थीटा, थीटा कोण ये वाला कोण है। x की बात करें तो ये वाला कोण कौन सा कोण हो गया, थीटा हो गया। इस कोण के लिए देखो, इस कोण को आप और क्या लिख सकते हो इसके अलावा, तो x डैश बराबर x cos थीटा कोण है, थीटा लिखो, या इसकी जगह पर आप लिख सकते हो x डैश o x। देखो x डैश o x, ये वाला जो कोण बना यही कितने के बराबर है, थीटा। तो हम थीटा की जगह पर लिख सकते हैं प्लस में y cos, अब देखो 90 माइनस थीटा। तो ये देखो x और y के बीच में जो कोण बना ये कितने का बना, 90 डिग्री का बना, नहीं बना। इस 90 में से थीटा को घटा दिया, मतलब इस वाले को घटा दिया, तो कौन सा कोण बचा, ये ऊपर वाला कोण बचा, नहीं बचा। और इस कोण का नाम क्या हो सकता है, देखो x डैश o और y। तो हम 90 माइनस थीटा की जगह पर क्या लिख सकते हैं, x डैश o हो गया। तो ये आ गया अपना x डैश का मान। इसी
प्रकार से हमें किसका मान निकालना है, y डैश का मान ज्ञात करना है। तो y डैश के लिए कौन सा समीकरण होगा अपने पास, समीकरण 2 क्या है अपने पास समीकरण 2 में, y डैश बराबर y cos थीटा माइनस x साइन। आ गया बेटा, इसको सोल्व कर दो। देखो आगे इसको हम क्या लिख सकते हैं, y डैश बराबर y cos थीटा प्लस में x cos 90 प्लस थीटा। इसको क्या लिखा, 90 प्लस थीटा, 90 प्लस थीटा। बेटा cos 90 प्लस थीटा कैसा होता है, माइनस साइन थीटा। तो इसको प्लस में बदलने के लिए हमने क्या लिया, 90 प्लस थीटा लिया। आगे तो y cos थीटा प्लस x cos 90 प्लस थीटा। कौन से x की बात हो रही है, y अक्ष की बात हो रही है। तो y पर देखो बेटा थीटा कहां पर बना, y अक्ष पर, y डैश पर। ये y डैश रहा तो थीटा ये बना है, बना नहीं बना। इस थीटा के लिए मान देखो, ये थीटा कोण कहां पर है, तो y डैश बराबर y cos थीटा। थीटा को हम क्या नाम दे सकते हैं, y डैश o है कि नहीं, थीटा का नाम तो क्या आएगा अपने पास, y डैश o y प्लस में x cos। देखो बेटा ये रहा 90 और ये रहा थीटा, तो ये क्या होगा 90 प्लस थीटा। मतलब यहां से लेकर यहां तक का कोण बना है और इसका नाम क्या है बेटा, y डैश o और x, तो y डैश o ये आ गया अपना दूसरा समीकरण। ये हमने कितने अक्षों के लिए निकाली है, द्विविमीय निर्देश तंत्र के लिए। मतलब कितने अक्षों की बात कर रहे थे, यहाँ पर हम 2 अक्षों की बात कर रहे थे। ठीक है, यदि मान लो 2 की बजाय तीनों अक्ष झुके हुए हो, यहाँ तो x और y तो झुके हुए थे, x डैश और y डैश, लेकिन z डैश कैसा था, संपाती था। अगर मान लो तीनों के तीनों जो अक्ष हैं वो थीटा कोण पर झुके हुए हों, तो देखो बेटा मान कैसे निकलेगा। समझो इसको। अब हम बात करते हैं त्रिविमीय निर्देश तंत्र के लिए। अब तक कौन सा था, वो थीटा कोण पर, तो ये भी झुका हुआ है थीटा कोण पर झुके, लेकिन उसमें 2 अक्ष झुके हुए थे और इसमें कितने अक्ष झुके हुए होंगे, 3 अक्ष झुके हुए होंगे। भाई माना ये अपने पास एक निर्देश तंत्र है, ऐसे निर्देश तंत्र है। ये इसका x अक्ष, ये इसका y अक्ष और ये हो गया इसका z अक्ष। हो गया बेटा, ये है मूल बिंदु O। एक अन्य निर्देश तंत्र h डैश है जो इससे कितने कोण पर झुका हुआ है, थीटा कोण पर। तो भाई उसका एक अक्ष तो ये हो गया x डैश, कितने पर झुका, थीटा पर। एक ये दूसरा हो गया y डैश, कितने पर झुका, थीटा पर। और ये तीसरा हो गया z डैश, कितने पर झुका, थीटा। मतलब तीनों के तीनों अक्ष इस बार थीटा कोण पर क्या हुए हैं, झुके हुए हैं। लेकिन बेटा इनका जो मूल बिंदु है s और s डैश का, वो कैसा है, संपाती है। मतलब इनके मूल बिंदु एक ही स्थान पर। हो गया। पहले जो हमने पढ़ा था उसमें केवल 2 अक्ष झुके हुए थे, लेकिन इस बार कितने अक्ष झुके हुए हैं, 3। माना यहाँ पर कोई बिंदु P है, तो इस P के निर्देशांक एक अक्ष में क्या होंगे, x, y, z, और दूसरे x डैश में क्या होंगे, x डैश, y डैश, z डैश। मतलब अब तक तो हमने x डैश और y डैश का मान निकाला था, इस बार किसका मान और निकलेगा, z डैश का मान और निकलेगा। तो बेटा जैसे हमने पिछले में निकाला था उसी प्रकार से मान इसमें आएगा। तो हम सीधा इसमें मान लिख सकते हैं कि भाई माना यहाँ से x डैश का जो मान आएगा वो क्या आएगा, कोस के रूप में मान थे सारे के सारे। पहला मान क्या था, x कोस x डैश o x, ये आएगा, ये भी निकाला हमने पीछे। प्लस में क्या था, y कोस x डैश o y, इतना हमने अभी अभी निकाला x डैश के लिए। बेटा इसमें कौन सा अक्ष और जोड़ दिया,
जेड अक्ष और जोड़ दिया, मतलब ये मान अब कहां तक जाएगा, जेड तक जाएगा। तो देखो सीधी सी बात ही हो गया है जेड कोस, क्योंकि कोस तो सब में चल रहा है। यहाँ पे देखो एक्स डैश ओ एक्स, एक्स डैश ओ वाई, एक्स अक्ष के लिए एक्स है, वाई के लिए क्या है वाई, तो जेड के लिए क्या आ जाएगा, जेड क्या हो जाएगा, एक्स डैश ओ जेड। आ गया मान। ये है त्रिविमीय निर्देश तंत्र में के लिए एक्स डैश अक्ष का मान। दूसरा क्या आएगा इसी प्रकार, वाई डैश अक्ष का मान अपने पास क्या आएगा, अभी अभी हमने निकाला था एक्स कोस वाई डैश ओ एक्स, यही था एक्स अक्ष पर उसका मान, प्लस में वाई कोस वाई डैश ओ वाई। बेटा इतना हमने निकाला था, वाई पर ये मान आया था, एक्स पर कितना था ये। अब देखो वाई डैश तो कॉमन है, इसमें एक्स अक्ष के लिए एक्स है, वाई के लिए वाई है, तो जेड के लिए क्या आ जाएगा जेड। तो जो तीसरे एक्स की यहां पर बात करेंगे क्या हो जाएगा, जेड कोस वाई डैश ओ जेड। इतना हमने कर लिया बेटा, उसमें हमने तीसरे एक्स के लिए कोई भी मान नहीं निकाला था, लेकिन यहां पर तो जेड डैश का भी क्या निकलेगा, मान निकलेगा। और जेड डैश का मान कैसे निकलेगा, देखो x चल रहा है शुरुआत में, तो क्या आएगा x कोस, बेटा x डैश अक्ष आया तो ये x डैश हुआ, y डैश अक्ष आया तो ये क्या हुआ y डैश। तो इस बार क्या हो जाएगा z डैश ओ x प्लस में y कोस z डैश ओ y प्लस में z कोस z डैश ओ z। इन दोनों की तरह ये किसका आ गया, z डैश अक्ष का भी हमने क्या निकाल लिया, मान निकाल लिया। बेटा इसको दे दो समीकरण नंबर 1, इसको दे दो समीकरण नंबर 2 और इसको दे दो समीकरण। ये किसके लिए मान आ गए, थीटा कोण पर झुका हुआ है और कैसा निर्देश तंत्र है, कोई त्रिविमीय निर्देश तंत्र है, जिसके लिए हमने क्या निकाल दी मान। अब यहाँ पर आगे देखो, ये तो किसके लिए समीकरण है, स्थिति के लिए समीकरण, रूपांतरण समीकरण। बेटा देखो पिछले जो डेरिवेशन हमने की थी उसमें भी क्या किया था, पहले स्थिति क्या कहते हैं विस्थापन का निकाला था, फिर किसका निकाला था, वेग का निकाला था, और लास्ट में किसका निकाला था, त्वरण का निकाला था। यहाँ पर किसका निकाला है फिलहाल, स्थिति का, तो अगला नंबर किसका आएगा, वेग का। तो हम पहले मानते हैं, माना कोस x डैश ओ x बराबर x डैश ओ x डैश, ये इसको बराबर मान लिया a1, किसके बराबर मान लिया बेटा इसको, a1। इसी प्रकार से हमने माना कोस x डैश ओ y, इसको मान लिया a12, और कोस x डैश ओ z, इसको मान लिया a1, क्योंकि 1 किसके लिए लिया, x के लिए, इसमें x था तो 1 आ गया, y था तो 2 आ गया, और z था तो लास्ट में कितना आ गया 3। इसी प्रकार से क्या आएंगे, इसी प्रकार बेटा हम क्या लिख सकते हैं, देखो x डैश बराबर तो क्या आ गया a11 x, इसकी जगह इसका मान रख दिया, प्लस में a12y प्लस में a13 z, इसको दे दो समीकरण नंबर 4। हो गया। y डैश का मान क्या हो जाएगा, देखो उसमें y पहले आ रहा है मतलब a21, हो गया, पहले y है फिर x है, तो a21x प्लस में a22y प्लस में a23z, समीकरण नंबर हो गया, हो गया। इसके बाद बात करते हैं z डैश अक्ष की, तो क्या आएगा a31x a32y प्लस में a33z, समीकरण नंबर हो गया। आगे तीनों अक्षों पर मान। अब बेटा अगर देखो ये जो मान है ये सारे के सारे मान किसके हैं, विस्थापन के है कि। अब हमें निकालना है वेग का रूपांतरण समीकरण। वेग का रूपांतरण समीकरण कैसे निकलेगा, यहां से विस्थापन है, विस्थापन से वेग कैसे निकलता है बेटा, विस्थापन का एक बार क्या कर दो, अवकलन कर दो, किसके सापेक्ष कर दो, समय के सापेक्ष कर दो। तो यहां पर क्या करोगे, समीकरण 4, 5 व 6 का t के सापेक्ष अवकलन करने पर
टी के सापेक्ष इसका क्या कर दो, अवकलन कर दो। तो करो, देखो क्या आएगा, dx डैश अपॉन में dt बराबर d अपॉन में dt क्या आएगा, a11x प्लस में a12y प्लस में a13 हो गया पहले की। करो इसको, देखो x डैश मतलब विस्थापन, इसका समय के सापेक्ष क्या आएगा, वेग, तो ये हो गया bx डैश। क्योंकि कौन से x की बात हो रही है बेटा, x अक्ष की बात हो रही है, तो ये वेग कौन से x का है, x अक्ष का, तो इसको किससे लिखा, bx डैश बराबर यहां पर देखो क्या आएगा, a11 dx अपॉन में dt प्लस में a12 dy अपॉन में dt प्लस में a13 dz अपॉन में क्या हो गया, dt 1 हो गया। अब इसको सोल्व कर दो, देखो यहां से मान क्या आएगा, vx डैश बराबर क्या हो जाएगा, a11 वेग तो है लेकिन कौन से x का है, x अक्ष का, तो vx से लिखा। वेग तो है लेकिन कौन से x का है, y का, तो किससे लिखोगे, a2vy प्लस में a13 ये zx का, तो किससे लिखोगे, vz। इसको दे दो समीकरण नंबर एक, निकाल दिया x अक्ष के लिए। इसी प्रकार किसका आएगा, y का आएगा, और किसका आएगा, z का आएगा। तो क्या आएगा, इसी प्रकार vy डैश बराबर क्या हो जाएगा, a21 vx a22 vy प्लस में a23 vz। समीकरण नंबर हो गया 8 हो गया। अब बात करते हैं vz डैश बराबर क्या होगा, a31 vx प्लस में a32 vy प्लस में a33 क्या हो गया, vz। समीकरण नंबर हो गया 9। ये जो तीनों समीकरण है कौन कौन से, 7, 8 और 9, ये दर्शाते हैं वेग के रूपांतरण समीकरण को दर्शाते हैं। बट अब हम बात करेंगे, देखो हमने विस्थापन का रूपांतरण निकाल लिया, वेग का निकाल लिया, किसका नंबर आएगा, त्वरण का आएगा। और बेटा त्वरण कैसे ज्ञात किया जाता है, कि जो अपने पास वेग है उस वेग का एक बार क्या कर दो, अवकलन कर दो, किसके सापेक्ष, समय के सापेक्ष। तो अपने पास वेग कहां पे, 7, 8 और 9 में। तो क्या करेंगे, समीकरण 7, 8 व 9 का p के सापेक्ष अवकलन कर दो। करो अवकलन, क्या आएगा, अवकलन करने पर क्या हो जाएगा, d vx डैश अपॉन में dt बराबर d अपॉन में dt। अंदर क्या है, a11 vx a12 vy और a13 vz हो गया मान। करो वेग में परिवर्तन बटा में समय क्या कहलाता है बेटा, त्वरण। कौन से x का है, x डैश का, तो यहां पर क्या आ जाएगा, ax डैश बराबर, यहां पर देखो अलग अलग होगा सबका, तो क्या आएगा, a11 dvx अपॉन में dt प्लस में a12 dvy अपॉन में dt प्लस में a13 dvz अपॉन में dt हो गया। तो क्या आएगा, ax डैश बराबर a11 कौन से x का है, x अक्ष का त्वरण, तो किससे लिखोगे, कैपिटल से लिख दो, ये ax लिख दो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। प्लस में a12 ay प्लस में a13 az हो गया। इसको दे दो समीकरण नंबर, ये निकाल दिया हमने x डैश अक्ष का त्वरण रूपांतरण समीकरण। इसी प्रकार किसका निकालेंगे, y का, और इसी प्रकार किसका निकालेंगे, z का। तो क्या आएगा, ay डैश बराबर a21 ax a22 ay a23 az और az डैश बराबर क्या हो जाएगा, a31 ax a32 ay a33 az। ये हो गया समीकरण नंबर 11 और ये हो गया समीकरण नंबर 12। तो बेटा हमने त्रिविमीय निर्देश तंत्र के लिए स्थिति रूपांतरण समीकरण निकाल लिया, वेग रूपांतरण समीकरण निकाल लिया और त्वरण रूपांतरण समीकरण निकाल लिया। हो गया।
तो इसके बाद जो अपना अगला टॉपिक है, देखो अभी तक तो अपना ये स्थिर था, भाई घूम तो रहा है लेकिन कैसा है, स्थिर, मतलब थीटा कोण पर झुक गया लेकिन कैसा हुआ, वो स्थिर था। अगला जो अपना आएगा वो क्या आएगा कि किसी निश्चित कोण पर घूमते, क्या वो क्या होगा, एक निर्देश तंत्र के सापेक्ष जो दूसरा निर्देश तंत्र है वो घूमता रहेगा, लगातार उसके सापेक्ष घूमेगा, और उसके लिए हम क्या निकालेंगे, रूपांतरण समीकरण ज्ञात करेंगे बेटा। ये पढ़ेंगे हम अगली क्लास में, ठीक है बेटा।